नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। फिल्म अभिनेता आमिर खान आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा बन रहे हैं। दरअसल आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी एमिली एर्दोगन से मुलाकात की। वैसे तो यह मुलाकात एक निजी मुलाकात थी, लेकिन सवाल उठाने लगे कि आमिर खान का भारत के विरोधियों से आखिर याराना कैसा। एर्दोगन एक इस्लामिक राष्ट्रपति है और लगातार भारत विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कश्मीर के मसले पर उन्होंने खुलकर भारत का विरोध किया था। हालांकि एक तरफ जहां आमिर खान का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनके बचाव में भी लोग खड़े। दलील यह दी जा रही है कि वो किसी से भी मिले, किसी को फर्क क्यों पड़ना चाहिए। लेकिन यही आमिर खान जिन्होंने कभी असहिष्णुता की बहस के बीच कहा था कि उनके परिवार को भारत में डर लगता है, इसलिए आज निशाने पर हैं कि तुर्की जैसे देश के मुखिया के परिवार से मिलते हुए क्या उनके मन में असहिष्णुता का भाव नहीं आया। ऐसे में दंगल की आज की बहस है कि भारत में डरते हैं, टर्की से प्यार करते हैं। पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। अभिनेता आमिर खान की इन तस्वीरों पर हंगामा बरपा है। आमिर खान जिससे मुलाकात कर रहे हैं वो हैं एमीन एर्दोगन, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की पत्नी। मुलाकात इस्तांबुल में हुई है, जहां आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का भारत विरोधी रवैया सभी जानते हैं। एर्दोगन ने अभी फरवरी में दिल्ली हिंसा के बाद कहा था कि भारत ऐसा देश बन गया है जहां नरसंहार हो रहे हैं। कैसा नरसंहार? मुस्लिमों का नरसंहार। किसके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा। फरवरी में ही एर्दोगन ने कहा था कि आज कश्मीर हमारे लिए उतना ही अहम है जितना कि पाकिस्तानियों के लिए। न्याय और निष्पक्षता के आधार पर मुद्दे का हल सभी के हित में है। टर्की कश्मीर मसले पर न्याय, शांति और संवाद के साथ खड़ा है। सितंबर 2019 में यूएन में एर्दोगन ने कहा था कि 80 लाख लोग भारतीय कश्मीर में फंसे हुए हैं। एर्दोगन सिर्फ भारत विरोधी ही नहीं बल्कि ऐसे कट्टर इस्लामिक हैं जिन्होंने हाल ही में हागिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया है। ऐसे में टर्की के राष्ट्रपति के साथ आमिर खान का मिलजोल बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े बहुत लोगों को रास नहीं आया है। आजकल कुछ नेता अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को भी परवान चढ़ाने पर तुले हुए हैं। आखिरकार ये बताइए कि ये जो टर्की वही है ना जिसने धारा 370 का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की ये निरर्थक प्रयास किया था। क्या इनका आशीर्वाद ही बचाता तुम्हारे लिए? और जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने से बाज आओ। आपके सुधी दर्शक और फैन इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। Important to have a sense of security. आमिर खान को लेकर हंगामा इसलिए भी बरपा है क्योंकि ये वही आमिर खान है जिन्होंने असहिष्णुता के हंगामे के बीच ये कहा था कि भारत में डर लगने लगा है। Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. आमिर खान 2018 में भी विवादों में घिरे थे क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बॉलीवुड इवेंट में वो नहीं आए थे। हालांकि कांग्रेस इस पूरे हंगामे को फिजूल का बता रही है। I don't know Amir Khan at all, quite frankly. I'm a fan, but I don't know him at all. Now, who he's meeting and what he is doing is perhaps his concern. आमिर की फिल्म पीके पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लग चुका है। ऐसे में उनका ताजा विवाद बेहद सुर्खियों में है। अनन्या भट्टाचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार होंगे, पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ तस्लीम रहमानी है जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सायरा शाह हलीम है, वो जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, अक्सर टीवी डिबेट्स में आप उनको देखते हैं। सोनम महाजन हमारे साथ होंगी, वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट और सोशल वर्कर हैं। और साथ ही कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंह भी कुछ देर के बाद हमारे साथ कुछ मिनट के लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, गौरव भाटिया, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, शायद क्योंकि गौरव भाटिया गतिविधि जो दिख रही है उसमें लगता नहीं कि आप तक आवाज पहुंच पा रही है। मैं आपके पास आऊं उसके पहले तस्लीम साहब से एक सवाल पूछ लेता हूं फटाफट। तस्लीम साहब, क्यों आपको लगता है कि आमिर खान आज निशाने पर आ गए, तब जबकि ना वो देश के सांसद हैं, ना मंत्री हैं,
ना कोई चुने हुए नेता हैं, ना राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे। रोहित, मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि ये आमिर खान निशाने पे आए हैं, ये तुर्की निशाने पे आए हैं। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि ये तुर्की से ज्यादा आमिर खान अगर निशाने पे हो तो चलिए हम सबर कर लेंगे, लेकिन जो अभी आपने एक स्टेटमेंट वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी साहब का दिखाया, उससे ऐसा महसूस होता है कि वो तुर्की को निशाने पे लेना चाहते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, 2 मरतबा तैयब रजब अर्दगान तुर्की के प्रधानमंत्री यहाँ आके उनसे मिल चुके हैं। सुषमा स्वराज जी 2016 में गई थी, वहां पर मुलाकात करके आई हैं। हमारे जो ट्रेड रिलेशन है उस वक्त 2015 में $6 बिलियन के थे, अब बढ़ के $12 बिलियन के हो गए हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है वो 5.5 से बढ़ के अभी 8 बिलियन का हो गया है। एक हमारा उत्तर प्रदेश में पुल बनाने का काम तुर्की की कंपनियां कर रही हैं, महाराष्ट्र में तुर्की की कंपनियां बना रही हैं, और ये इसके बावजूद हो रहा है कि हमारा जो कस्टम ड्यूटी है वो तुर्की के प्रोडक्ट्स पे 70% तक है। तो ये रिलेशनशिप हमारे हैं जो मजीद बढ़ने जा रहे हैं तुर्की के साथ। तो अगर प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो आमिर खान भी चले गए तो क्या गजब हो गया। तो क्या बहुत सारे सोशल काम हैं जो आमिर खान भी करते हैं, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और एक पोस्टर बॉय में बॉलीवुड के कोई अंतर नहीं है, पहला। और दूसरा, मैं अशोक सज्जनहार को चर्चा में ला रहा हूं। अशोक सज्जनहार, क्या यह जरूरी है जिसके साथ व्यापार हो उसके साथ हमारा प्यार भी हो? नहीं, देखिए एक और चीज़ है रोहित, जो इसके अलावा भी मैं एक और शब्द कह दूं, उसके बाद ये मैं कहूँगा, जो रिश्ते जो होते हैं दो देशों के बीच में वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो अगर आपका 2016 में जो रिश्ता था वही आपका रिश्ता आज भी रहेगा। अगर आप देखिए जो रिश्तों में खटास आई है ये पिछले 2 साल में हुई है। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए जो आज के हमारे संबंध कैसे हैं तुर्की के साथ, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चाहे 370 के बारे में हो, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पाकिस्तान में जब वो गए राष्ट्रपति एर्दोगान, तो हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो जब आमिर खान वहां पर जाते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाते हैं, वो तो ही इज अ आइकॉन, आप बॉलीवुड के आइकॉन है। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता तो मिस्टर एर्दोगान की बीबी उनसे मिलने में इतनी वो उनको शौक नहीं होता, और मिलकर वो इतनी तस्वीरें लेकर अपनी फेसबुक पर वो नहीं लगाती। वो इसीलिए लगा रही है क्योंकि ही इज एन आइकॉन, ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल। अब आपके प्रश्न पर आते हुए रोहित जी, बिल्कुल भी वो नहीं है जो अगर आपके ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं, अगर आपके व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, तो आपके राजनीतिक संबंध और सामरिक संबंध भी अच्छे होंगे। आप भारत और चीन को देख लीजिएगा, आप चीन और जापान को देख लीजिएगा, चीन और अमेरिका को देख लीजिएगा। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी वाजिबी नहीं है जो आपके अगर व्यापारिक संबंध अच्छे हैं तो आप और सब चीजों को भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, हमारे यहाँ पर हमारे अंदरूनी उसमें उन्होंने दखल अंदाजी करने का प्रयास किया है। यहाँ पर वो वहाबी एलिमेंट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं जी, वहां की टर्किश गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमको बहुत ये चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो आमिर खान गए हैं, मेरे विचार से एज एन इंडिविजुअल उनको नहीं देखा गया है, उनको एज अ पब्लिक फिगर उनके साथ एज एन आइकॉन देखा गया, जो आपने पहले जिक्र किया। सायरा शाह हलीम, जल्दी से आपके पास आते हुए फिर गौरव भाटिया कनेक्ट हो गए, उनसे भी कमेंट लेंगे। सायरा शाह हलीम, आमिर खान को वहां जाना क्यों पड़ा? खलीफा की खुशामदीद के लिए? मैं बता रही हूँ, अभी वो फिलहाल लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं। अभी वो तो छोटे मोटे तो एक्टर नहीं है, दुनिया में मशहूर है। तो आप बताइए, प्रोटोकॉल के अनुसार उनका ये फर्ज नहीं बनता कि फर्स्ट लेडी से मिले या फिर किसी स्टेट हेड से मिले कि भाई मैं आपकी कंट्री में आया हूँ, मैं आपकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा हूँ। ये कर्टसी कॉल बनता है। क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी गए नहीं थे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? उस टाइम तो हंगामे नहीं हुए थे। तो अभी ये राइट विंग जो इंडिया में कट्टरवादी है, उनको चाहिए कोई मुद्दा कि वो डिमोनाइज करें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिन रात। उनका यही काम है, बस पूरा ट्विटर पे ट्रोल करिए। वो देश के हालात के बारे में नहीं बात करेंगे, आवासियों के हालात के बारे में नहीं, ये माइग्रेंट्स के हालात के बारे में नहीं बात करेंगे। कोरोना वायरस के ऊपर बोलेंगे नहीं कि भाजपा सरकार ने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। लेकिन जो बहुत ही फिजूल की जो बकवास चलती है ट्विटर पे, वहीं पे आके आपके सारे राइट विंग जो लीडर्स हैं अपना 2 मिनट का वो देंगे जरूर टिप्पणियां।
तो ये सब फिजूल की बातें बंद करें और आप मकसद पे आए, काम पे बात करें। और भी ये मुसीबतें हैं देश में, उनको आप सुलझाएं, किसी को डीमोनाइज मत करिए। बहुत बहुत हार्ड वर्क लगा है किसी भी व्यक्ति को, आमिर खान हो या कुछ, उस इसीलिए ना सारा मकाम जी, तक पहुंचने के सारा लिए। जी, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है। आपने अगर सुना हो जो अशोक जी ने कहा कि ही इज एन आइकॉन, वो जब कहीं जाते हैं तो वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर भारत के खिलाफ कोई देश खड़ा है, भारत के खिलाफ कोई देश बार बार भाई, स्टेटमेंट इशू कमाल कर रहा की बात है, है। तो वहां पे फोटो खिंचाना क्या मैसेज कन्वे करता है? अरे भाई, कि ठीक है, आप हमारे यहाँ देश को पे गाली दीजिए, जितने- हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा, कोई गाली। भारत में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उनने भी 370 का जो है क्रिटिसाइज किया है, उनने भी सीएए एनआरसी को क्रिटिसाइज किया। आमिर खान जब से उनने कमेंट किया कुछ साल पहले, वो किरण राव, वो जो लिंचिंग के ऊपर जो कमेंट था, उसके बाद आप देखिए सबके मुंह बंद हैं। तो इस तरह के डराया और धमकाया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि सब लोग चुप हैं, कोई अपनी अपनी राय नहीं दे रहा है। और ये बहुत ही शौक की बात है। पता नहीं आप किसके लिए कह रही हैं। ये तस्लीम साहब आपके साथ बैठे हैं पैरेलल आपके, ये ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन इसी चैनल पे बैठते हैं, खुल के अपनी बात कहते हैं, ना मैं इनकी जुबान पकड़ता हूं ना इनको रोकने की कोशिश करता हूं कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो होती है, देखिए तो अब एक तरफ आप ये भी कह रही हैं सायरा जी, अगर आप सायरा जी, मैं केवल मुझे पता है भाई, मैं भी आती हूं बाकी चैनलों सायरा में, जी मुझे देखिए, पता मैं है फिर किस आपसे एक तरह बात के कह रहा हूं demonize सायरा किया जी, जाता है। आप आपके चैनल पे नहीं होगा, सायरा जी, बाकी आपके चैनल साथ पे अगर होता कहीं होगा। कोई दुर्व्यवहार हुआ तो उसके लिए फिर मेरे ऊपर आप ना डाले ना कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता। ना मेरे साथ, आपके चैनल के साथ कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग डिमोनाइज नहीं करते। नहीं तो यहाँ बैठ के आप बोल रही है ना, यहाँ आपको सुना भी जा रहा है और यहाँ से आपको और लोग भी सुन रहे हैं। अब हम बड़े सवाल पे आ रहे हैं, बड़े सवाल पे आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है गौरव भाटिया कि आमिर खान तो सरकार के मंत्री नहीं है, आमिर खान को जनता ने सांसद भी नहीं चुना, तो फिर आमिर खान अगर जाके फोटो खिंचा लेते हैं, आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है? सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता है, वो क्या करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके चैनल पे उठाता हूँ, मैं सुन रहा था सबको। आप ये बताइए, देश के प्रति क्या नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आमिर खान आज आमिर खान कहते हैं क्योंकि उनको 130 करोड़ भारतीय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका प्यार मिला, सम्मान मिला। और टर्की में जाके जिन एमीना से मिल रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये वो टर्की है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये वो टर्की है जिसने अनुच्छेद 370 का जब संशोधन हुआ तो हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ बोला। तो अगर आमिर खान, और मेरे को ये यकीन है कि उनके दिल में भी भारत बसता है, तो वो ऐसे टर्की में जाके उस प्रेसिडेंट की बीवी से कैसे मिल सकते हैं? दूसरी बात, ये वही टर्की है जिसने कहा कि दिल्ली दंगों में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे को तो गर्व है जो पंथ निरपेक्षता हमारे देश में है, वो रोहित जी कहीं नहीं है। बल्कि टर्की में मैं आपको बता दूं 99.8% लोग मुसलमान हैं, और इसलिए कि आपका धर्म भी वहां जबरन परिवर्तन होता है, और अगर आपका धर्म कुछ और बताया जाता है उसको भी बदल दिया जाता है। तीसरी बात, आपके पैनल पे भी कुछ लोग बैठे, ये डरे हुए नहीं है। इनकी दिक्कत यह है, मुझे जिहादियों से डर नहीं लगता साहब, मुझे संतों से डर लगता है। और जब मैं संत कहता हूं तो मतलब शरीफ लोगों से, क्योंकि इनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये इस्लामिक देश में है तो ये सुरक्षित है। अरे तस्लीम रहमानी का ट्वीट आप निकाल के देखिए, और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने, जब भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुरुआत हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रोहित जी, तो इन्होंने क्या लिखा कि हागिया सोफिया याद रखो, और वो हागिया सोफिया जो चर्च था फिर म्यूजियम बना और अब एक मस्जिद बन गया है, वो टर्की में ही है। क्यों नहीं सारा शाह अलीम जैसी महिलाएं एक आवाज दे आज मन से, तस्लीम रहमानी, कि 50 से ज्यादा जो इस्लामिक देश है वहां पे पद निरपेक्षता होनी चाहिए, क्योंकि पद निरपेक्षता ये बात गलत है कहना, ये लोग भारत में डरे हैं। एक सेकंड सारा जी, सारा जी, चुप कराइए, सारा जी, सारा जी, बदतमीजी नहीं, सारा शाह प्लीज रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलेंगे, आप भी बोल पाएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा, कोई टोका टाकी आपके बीच में नहीं करेगा जब आपको सवाल पूछूंगा। लेकिन गौरव भाटिया, एक चीज दुरुस्त कर दूं, जिन तस्लीम रहमानी का आप जिक्र कर रहे हैं, यहीं बैठकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट की निंदा करके गई, यहीं बैठकर इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ नहीं खड़ा हूं, यहीं बैठकर उन्होंने कहा कि जब वो हागिया सोफिया की बात कर रहे हैं तो मुझे उसमें काउंट ना करें, मैं उन मुसलमानों में नहीं हूं जो मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। यही तस्लीम रहमानी थे और यही चैनल था और यही एंकर था। मैं
फिर कैसे मान लो आपकी बात गौरव? चलिए, अगर इन्होंने ऐसा कहा तो साधुवाद, अच्छी बात की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन यही तस्लीम रहमानी है। आप ही के चैनल पे कहा था अयोध्या में एक बार ओंकार भरूंगा 25 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे अयोध्या में। अगर मैं गलत हूं मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। और तस्लीम रहमानी को छोड़िए, कितने लोग आके जिन्होंने ट्वीट किया हागिया सोफिया को मत भूलना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी गुजारिश है एक भारतीय होने के नाते, अगर पंथ निरपेक्षता अच्छी है तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या है? यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान एक पत्र तो लिख के कहे, एक गुहार तो लगाए कि ये जो 50 इस्लामिक देश हैं ये गलत करते हैं, इनको पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? और सबसे बड़ी बात है, आमिर खान को ये याद रहना चाहिए जो भारत का दुश्मन है वो उनका भी दुश्मन है। गौरव जी, क्या आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आज ये औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि टर्की भारत का दुश्मन देश है? क्या ये भारत की विदेश नीति है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, ये जो क्षेत्र अधिकार होता है ये सरकार का होता है, चाहे पाकिस्तान हो टर्की हो, उससे किस तरह से बातचीत करेगा। लेकिन उनके जो बयान मैंने बताया, अनुच्छेद 370 जो संवैधानिक तरीके से संशोधित हुआ, टर्की ने हमारा विरोध किया तो हमारा तो मैं भी बता चुका हूं, रोहित जी, आपसे पहले अशोक जी ने भी बता दिए। दूसरी बात, दिल्ली के दंगों में कहना कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे 100% सहमत कि टर्की ने बार बार हमारे खिलाफ बयान दिए, लेकिन बतौर एक देश भारत ने क्या स्टांस लिया? क्या भारत ने औपचारिक तौर पर कभी अपने नागरिकों से यह कहा कि टर्की से हम कारोबार बंद कर रहे हैं, जैसे आपने चीन से कहा? आपने भारत के नागरिकों से कभी यह कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को जगह नहीं देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए भारत के कलाकार भी वहां जाके तस्वीर ना खिंचाएं? आपने कहा एक बार भी आज तक सरकार के तौर पे? मैं बताता हूं। देखिए, चाहे टर्की की बात आप कर रहे हैं, पहली बात मैंने कहा एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है और सरकार को अपना काम बखूबी पता है। आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया हुआ था वो खत्म नहीं किया गया? जो वाटर ट्रीटी थी उसको संशोधित नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान को घुस के नहीं ठोका, बालाकोट में जगह नहीं दिखाई? अगर मैं एक नागरिक हूं, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं इंतजार करूंगा कि सरकार कहेगी तभी मैं बोलूंगा? गौरव भाटिया, आप ये कह रहे हैं कि आमिर खान से बतौर नागरिक एक जिम्मेदारी एक्सपेक्टेड थी, तस्लीम रहमानी उसमें व्यापारिक रिश्तों के साथ तोलना उचित नहीं है, ये गौरव भाटिया का कहना है। आप बोलिए, फिर सोनम आ गई और सारा कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए फटाफट तस्लीम। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो अशोक जी बहुत सीनियर और बहुत तजुर्बेकार और बहुत ही सम्मानित हमारे डिप्लोमेट हैं, उनकी बात सिराखों पे, उससे इख्तलाफ का मेरी जुर्रत नहीं है, मेरा हौसला भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहूंगा कि पिछले 2 साल में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इंटरनेशनल फोरम पे तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के साइड ट्रैक बातें कई बार हुई है, G20 में भी हो और कई इश्यूज पे रही हैं। तुर्की हमारा देश नहीं है। आर्टिकल 370 की अगर आप बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 370 की मुखालफत देश दुनिया के बहुत सारे देशों ने की थी, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। ये मत भूलिए, यूएस ने उस वक्त ये तक कहा था कि हम बीच में जो है वो करेंगे, वो करे क्या मध्यस्थता करने को तैयार है, यहां तक यूएस के प्रेसिडेंट ने उस वक्त कहा था। और जिस तरीके से आप जी, और जो आप हमारे भाई गौरव भाई जो कह रहे हैं हाजिया सूफिया को लेके, मैंने जिस वक्त उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था तब भी मेरा क्रिटिसिज्म का ट्वीट मौजूद है, अगर आपने पढ़ा होगा, और बाबरी मस्जिद में बता ही दिया आपको। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अगर दोस्ती और दुश्मनी आप भी जानते हैं आवाज ट्रेवल करती है, 8 सेकंड लगते हैं कम से कम, वो देर से सुनते हैं, कह रहा हूं कि एक फिर वो बात अधूरी रह जाती है और दूसरी बात में जम करना पड़ता है। एक एक करके बोल लीजिए। एक या दो बयानात की रोशनी में क्या हम अपने दोस्त और दुश्मन तय करते रहेंगे? आप जरा गौर कीजिए, पिछले 2 साल में हमारे दुश्मनों की तादाद अतराफ में कितनी बड़ी है और दोस्त हमारे कितने बड़े हैं। तो ये अगर हमारी पब्लिक की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो ये तय करेगी कि मैं किससे मिलूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बोलूंगा, ये तो बड़ा अजीबोगरीब माहौल हो जाएगा। फिर हम किस डेमोक्रेसी में रहेंगे? अगर कोई पर्सनल गर्ज आमिर खान से है, ये तुर्की जस्ट बिकॉज वो एक मुस्लिम देश है तो हमारा पर्सनल गर्ज हो जाए, चूंकि हम कुछ राइट विंगर्स हैं, तो ये मेरा ख्याल है इस देश के ओवरऑल जो हमारा कैरेक्टर है उसको पे करता है। चलिए 2 बार 3 बार ये जिक्र है, सारा ने भी किया, आपने भी किया कि राइट विंगर्स तय करना चाहते हैं कि देश की फॉरेन पॉलिसी क्या हो या लोग किससे मिले किससे ना मिले। सोनम महाजन बोलिए, सोनम महाजन जवाब दीजिए उस बात का।
रोहित जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राइट विंग लेफ्ट विंग का मसला कैसे है। आमिर खान जी कोई एक आम नागरिक नहीं है। वो एक तो इंडियन मुस्लिम्स में उनका एक बहुत बड़ा ओहदा है, वो काफी नोटेबल मुस्लिम है। दूसरी बात ये, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो जाके टर्की में सिर्फ एक हॉलिडे नहीं कर रहे हैं, वो जाके वहां पे सिर्फ एक शूट नहीं कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने, अगर आप जो टर्की की लोकल रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें साफ लिखा गया है कि आमिर खान जी ने खुद जाके मीटिंग मांगी है। एक ऐसे समय में जब आपको पता है कि टर्की हमें हर जगह कॉर्नर कर रहा है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, जितने वेस्ट एशियाई मुल्क है, बहुत सारे अफ्रीकन मुल्क है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेंट है। आप सऊदी को देख लीजिए, सबका एक ही स्टैंड है कि इंडिया, कश्मीर जो है वो इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, ये हमारा एक अंदरूनी मामला है। सिवाय टर्की को लेके, टर्की एक ऐसा इकलौता देश है जो बार बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उनको सपोर्ट करता है और उनको कश्मीर पे भी इंडिया को बार बार घेरता है। तो क्या आमिर खान जी को इतना नहीं सोचना? मैं उनके पर्सनल चॉइसेस पे सवाल नहीं उठा रही, उनको उतना ही अधिकार है जितना मुझे अधिकार है या आपको अधिकार है ये डिसाइड करने का कि वो किससे मिले। पर क्या उनको इतनी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि किस समय पे जाके वो ये स्टेप ले रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से एक बहुत ही लाउड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि देश कुछ भी करे, मेरा अपना अलग ही चलता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो जाके ऐसे लोगों से मिलूंगा जो आपके बारे में, देश के बारे में पूरा दिन बयानबाजी करते हैं, क्योंकि मेरा एक पर्सनल ये एक पर्सनल मैटर है। आप उस लेवल पे होके, उस स्टेटस पे होके जहां पे आमिर खान जी हैं, जो उनका स्टैचर है, उस लेवल पे जाके आप इस तरह से मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपकी हर एक, आपका जो एक्शन है उससे लोग आपके बारे में एक धारणा बनाएंगे, ओपिनियन बनाएंगे। ठीक है। अब मेरा सवाल सारा शाह ये है कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुबह ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे लिखा कि ये एर्दोगन साहब जो है ये तो खलीफा बनना चाहते हैं। अब आमिर खान क्या इसलिए कि वो खलीफा बनना चाहते हैं वहां जाके खुशामदी कर रहे थे उनकी? देखिए ये अपना लॉजिक है, सबके यहाँ पे दिमाग है, सबको पता है कि उस ओहदे पे हैं तो पहला जो प्रोटोकॉल होता है, इतने बड़े हस्ती हैं भाई, वो कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है कि मैं जाके एक ऑफिशियल एक कॉल ऑन कर लूं फर्स्ट लेडी से। अब वो राइट विंग को मुसलमान, उनका तो नाम है, वो उनने ना सीए के बारे में कुछ बोला, ना एनआरसी के बारे में बोला, प्रैक्टिसिंग भी नहीं है। अब वो हमें एक्चुअली वी डोंट हैव एनी राइट टू कॉल एनीवन प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग, व्हाटएवर, ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन किसी को डिमोनाइज करे क्योंकि उनका नाम आमिर खान है, ये बात गलत है। बिकॉज उनने इतना ही डोनेशन दिया है भारत के प्रति, कोई भी सोशल इशू हो, मुद्दा हो, इतने संस्कारी पिक्चरों में एक्टिंग करा है, बढ़ोतरी दी है सोशल इश्यूज को। तो इस वक्त में और 1 सेकंड, एंड आई वांट टू टेल दिस लेडी कि आपको ये भूल गई कि जब ये सीए एनआरसी का जब जिक्र हो रहा था, 154 यूरोपियन लॉ मेकर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था एंटी सीए रेजोल्यूशन, और वो लोग बकायदा बोले थे कि ये तो भैया बहुत ही सीवियर मानववादी एक इशू बन जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन इशू बताया। ये बात मत भूलिए, तो वो सारे एंटी नेशनल थे जो 154 यूरोपियन लॉ मेकर्स थे। आप क्या बात कर रही हैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी, राइट विंग को अभी कुछ काम नहीं है। आप लोग आईटी से जुड़े हुए हैं और आप लोग दिन रात आप लोग जो है नफरत फैलाते हैं सोशल मीडिया। बंद करिए ये सब। ओके, सोनम जवाब दे रही है, फटाफट से सोनम फटाफट। रोहित जी, पहले तो ये प्रैक्टिसिंग की बात जो सायरा जी ने कही, आमिर जी की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो वो पाकिस्तान के बहुत सारे मौलवी किस्म के लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, फिर वो काबा भी शायद जा चुके हैं। तो ये मुझे नहीं पता ये सायरा जी ने अपने घर में बैठ के कैसे डिसाइड कर लिया कि वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, आमिर जी ने अगर एक, सायरा जी लेट मी कंप्लीट, जब आप बात कर रही थी तो मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सो लेट मी कंप्लीट, हैव सम डिसेंसी प्लीज। या सो दूसरी बात, आमिर जी ने अगर सीएए या एनआरसी पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी तो इट इज एज गुड एज गिविंग अ स्टेटमेंट ओनली, क्योंकि अदरवाइज आमिर खान जी जो है वो बहुत बड़े बोले हैं। जब इंटॉलरेंस की अवार्ड वापसी गैंग जो है पूरे अपने अवार्ड वापस कर रहा था, तो आमिर खान जी ने तो बड़े ही ओपनली कहा था कि हमें इस देश में बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस फील हो रही है, मेरी पत्नी जो है वो तो देश छोड़ के जाने की बात कर रही है। अभी बैंगलोर की है उनकी जो धर्म पत्नी है किरण राव जी, वो तो बैंगलोर की है। बैंगलोर में इतने दंगाई लोगों ने क्या क्या किया बैंगलोर में ओवरनाइट, तो तब उनकी पत्नी को क्या डर नहीं लगा? तब उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? तो क्या सोनम मैं ये समझूं कि आमिर खान ने जो कुछ साल पहले बयान दिया था
कि मेरी पत्नी ये कहती है मुझे भारत में डर लगता है, वो असहिष्णुता वाला कांटा अभी भी चुभा हुआ है और उसका बदला आज आमिर खान की वो फोटो आने के बाद लिया जाए। बिल्कुल। रोहित जी ये बदले की बात कैसे है? आमिर खान जी बहुत ही वोकल है। अगर उन्होंने उस टाइम कोई बयान दिया और आज वो कुछ नहीं बोल रहे तो ये क्वेश्चन हम लोग वी आर नॉट होल्डिंग दैट अगेंस्ट हिम। No, वो अपने खुद के डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं, खुद अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं कि उनको मुसलमान दंगाइयों से तो कोई डर नहीं लगता। पर अगर एक हिंदू जाके गौ की रक्षा कर देता है तो उनको उससे बहुत डर लगने लगता है। आज तक कितने हिंदू हैं जिन्होंने बॉम्ब फोड़ दिए? आज तक कितने हिंदू हैं जिन्होंने इस देश में बॉम्ब फोड़े हैं? अच्छा, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। मैं बोलूं क्या कंप्लीट? हाँ, सारा बोल। ये राइट विंग है, ये ऑनलाइन लिंचिंग कर रही है और उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन दुश्मन है, कौन शत्रु है। सायरा जी, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ। सायरा जी, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ। मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ, मसला नहीं, मसला यहाँ लेफ्ट विंग राइट विंग का नहीं है ना। मसला इस समय देश के एक प्रतिनिधि का चेहरा अगर किसी ऐसे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी के साथ नजर आ रहा है, जिसको अशोक जी भी खुद मान रहे हैं, आप लोग सब स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय में वो भारत के खिलाफ बातें करता रहा है, तो अशोक जी क्या बतौर नागरिक वाली जिम्मेदारी की परिभाषा में फिट बैठता है मामला? जो गौरव भाटिया जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि भाई नागरिक के तौर पे आमिर खान को खुद कॉल लेना चाहिए था। ठीक है, हम व्यापार कर रहे हैं टर्की के साथ, तो क्या हुआ? ठीक है, हमारे फॉरेन रिलेशन है, तो क्या हुआ? ठीक है, पीएम मिलते हैं, तो क्या हुआ? आपको सोचना चाहिए था कि इसने 370 पे बोला है तो मैं इसके साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा। बोलिए अशोक जी। देखिए रोहित, बात ऐसी है, जो आमिर खान जब वहां पर जाते हैं तो केवल एक बतौर मामूली नागरिक नहीं जाते हैं, वो जैसे मैंने पहले भी कहा, पीपल लुक अप टू हिम एज एन आइडल। उनको फॉलो करते हैं, जो भी उनका काम किया जाता है उसका एक मैसेज दिया जाता है। रोहित, अगर आप मुझे इजाजत दे, बहुत जल्दी मैं एक दो चीजें और कह दूं जो कि और किसी पैनलिस्ट ने कहा है, बताएं। देखिए, जो हमारे संबंध हैं दोनों देशों के बीच में, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री ने वहां पर जाना था 2 साल पहले। जब एर्दोगान की ऐसी स्टेटमेंट्स आई तो उन्होंने अपना वहां पर जो विजिट था, वहां का दौरा था, वो रद्द कर दिया। प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, आपको यह भी याद होगा, जो हमने वहां पर से काफी ज्यादा अपनी शिपयार्ड के लिए हमने इंपोर्ट करना था, वो सब भी हमने रद्द कर दिया है। तीसरी बात आप देखिए, जो जब 370 और सीएए की बातें होती है, राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत आए थे, उन्होंने क्या कहा जब उनसे प्रश्न पूछा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ये भारत का अंदरूनी मामला है, पुतिन ने क्या कहा इसके बारे में, ये भारत का अंदरूनी मामला है। देखिए, हमको डिस्टिंग्विश करना है, जो एक मैडम बोल रही थी, जो 154 लेजिस्लेटर्स ने यूरोपियन यूनियन में कहा, वी हैव टू डिस्टिंग्विश जो वहां की सरकार क्या कहती है। यहां पर ये जो सरकार के हेड हैं, इन्होंने ये कहा है, जो ये 370 और भारत में जो दंगे हो रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए, जो वहां के सारे जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, देखिए पाकिस्तान प्रयास कर रहा है जो ओआईसी की मीटिंग हो कश्मीर के बारे में, सऊदी अरेबिया ने उसको बिल्कुल भी तूल नहीं दी है। पिछले 1 साल से वो बोले जा रहा है, और यहां तक कि महमूद शाह कुरैशी ने उनको एक धमकी दे दी, आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उन्होंने उनका सारे पैसा जो आ रहा था, $1 बिलियन रोक दिया, तेल रोक दिया। देखिए, मैं कह रहा हूं, जो एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए हैं, मैं कहूंगा हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए। और मिडिल ईस्ट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उन देशों में उन्होंने सबसे बड़े खिताब हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं पिछले 3-4 साल। पर सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप उन लोगों में रहे हैं जो कि देश की विदेश नीति को ड्राफ्ट करते रहे होंगे, क्या देश की विदेश नीति ट्विटर और फेसबुक पे तय होगी कि कौन किसको ट्रोल कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या लिख रहा है तस्वीर खिंचाने पे? वहां से तय होगा किस देश के साथ कैसा संबंध रखना? नहीं, देखिए, वो तो आपके अपने हितों पर निर्भर करेगा, परंतु एक डेमोक्रेसी होते हुए जो लोगों का सोचना है और जो लोगों का कहना है, उसकी भी एक जगह होती है, उसका भी अपना महत्व होता है। वैसे जो सरकार निर्णय लेगी वो अपने हितों को देखकर, देश के हितों को देखकर वो निर्णय करेगी। गौरव भाटिया, जिन सारे लोगों ने भारत में एनआरसी का, सीएए का विरोध किया, 370 का विरोध किया, क्या सरकार ये मानती है कि वो सारे भारत विरोधी हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन विरोध करने का तरीका संवैधानिक होना चाहिए, हिंसापूर्वक नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जब सीए का विरोध होता है तो ये बात याद रखिए कि सीए वो कानून है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है।
और सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून पे आज तक रोक नहीं लगाई है, वो संवैधानिक है। लेकिन आपने रोहित जी एक बात पे जरूर ध्यान दिया होगा, मैंने एक मुद्दा उठाया था और मैंने उम्मीद करी थी कि यहाँ से एक बहुत मजबूत आवाज उठेगी कि जो पंथ निरपेक्षता है, जो भारत का मूल ढांचे का हिस्सा है, वो अच्छा है और कोई देश इस्लामिक देश नहीं होना चाहिए। लेकिन दही जम गई यहाँ पे पैनलिस्ट के, किसी ने भी अपील नहीं करी कि 50 से ज्यादा जो इस्लामिक देश हैं उनको भी पंथ निरपेक्ष हो जाना चाहिए। कम से कम एक अपील से शुरुआत होती। दूसरी बात, तस्लीम जी से फिर से मैं गुजारिश करूंगा, 25 लाख मुसलमान अयोध्या में आ जाएंगे, मजा चखा देंगे, उस पे कम से कम माफी तो देश से मांग ले। तीसरी बात, सारा हलीम जी कह रही थी प्रोटोकॉल में मिले, प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरी है या फंडामेंटल ड्यूटीज पड़े जो हमारा संविधान कहता है नागरिक हमेशा जो है। प्लीज इनको चुप कराइए, मैं फिर चुप हो जाऊंगा। ये ऐसे ही बड़बोलापन करती है हर चैनल में, इनको चुप करा लीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन इन लोगों को दिक्कत है, ये लोग डरे हुए हैं। सारा जी के बीच में नहीं बोले, आपकी बात सच है ना। वो वेट करते रहे हाथ उठा के कि मुझे बोलने दीजिए। 3 लोगों के बोलने के बाद मैं उनके पास गया, सुन लेते हैं उनको, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। अभिषेक मनु सिंह भी आ रहे हैं, उनको भी सुनिएगा सब लोग। बोलिए गौरव, फटाफट कंप्लीट कीजिए। अभिषेक मनु आ रहे हैं, बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैं इससे भारतीय होने के नाते एक बात पूछना चाहता हूं, प्रोटोकॉल में एक ऐसे देश की जो प्रथम महिला है उनसे मिलना ज्यादा जरूरी है या जो संवैधानिक मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, मेरा एक मूल कर्तव्य है कि मैं अपनी देश की अखंडता पे कुछ भी नहीं कहूंगा और इसलिए मैं नहीं मिल रहा हूं। मैं इस बात को उठा रहा हूं यहाँ पे जिसका उत्तर कोई नहीं दे रहा। और अंत में एक बात बस मैं और कह दूं, हमारे रिश्ते ये हैं, ये भूल गए जब सीएए की बात हुई या अनुच्छेद 370 के संशोधन की बात हुई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसने भी हमारा विरोध किया, चीन ने साथ दिया पाकिस्तान का, लेकिन अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा। जो स्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारे रिश्ते ये हैं कि चीन के खिलाफ आज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत के साथ खड़े। ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी विदेश नीति हमें और मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। ठीक है, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के सांसद, फटाफट कुछ सवाल हम उनसे करेंगे, हमारे साथ आ रहे हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका आज तक पर। स्काइप के जरिए अभिषेक मनु सिंह भी आ रहे हैं। आपने सुबह एर्दोगन की पत्नी और आमिर खान की मुलाकात को लेकर ट्वीट किया और दोपहर होते होते सफाई देनी पड़ी, क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? अब मैं क्या करूं, अगर प्रेस को सनसनीखेज करने में शौक है और ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जो तथ्य से दूर हैं। पहले मुझे बताइए कि मैंने आमिर खान के विषय में कब किया ट्वीट, आप दिखा दें मेरे को अभी। नंबर 2, मैंने सफाई कब दी, ये भी दिखा दीजिए। मैंने तो ये स्पष्टीकरण दिया कि इसका मेरा मानना है कि टर्की भारत के हितों के विरुद्ध एक्ट कर रहा है। आमिर खान का तब होता मुद्दा जब या तो मैं टैग करता, आप लोग ट्वीट समझते हैं, या नाम लेता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में टर्की पिछले हर हफ्ते 2-3 महीनों से मलेशिया के साथ भारत विरोधी स्टैंड ले रहा है। अगर मुझे कुछ कहना होगा आमिर खान के बारे में तो मैं झिझकूंगा नहीं उसके बारे में कभी बोलने में, इस पे क्या आपत्ति है। लेकिन जब मैंने कहा ही नहीं उनके विषय में, मेरे को वास्तव में उनका विषय था ही नहीं माइंड में। मैंने तो कई बार ऐसा कहा है कि टर्की और मलेशिया हाल में, और कारणों में जाने का फायदा नहीं है, हाल में कई बार भारत विरोधी स्टैंड ले रहे हैं। और मैंने कहा है कि टर्की रहनुमा बनना चाहता है ऐसे एक्सट्रीम तत्वों के लिए। और उसके बाद जब आपने ये कहा तो मैंने कहा कि भाई टैगिंग होनी चाहिए ट्वीट में, नाम होना चाहिए ट्वीट में, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ट्वीट करूं टर्की और एर्दोगन के बारे में और उसमें आप जोड़ दें तो मैं क्या कर सकता हूं। और न मैंने संकेतात्मक रूप से कहा, क्योंकि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं स्पष्ट कहने के लिए, अगर कहना होता तो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं निगाहें कहीं और निशाना कहीं और वाली बात है। तो मैं ये समझूं इत्तेफाक हो गया सर, या बैड टाइमिंग हो गई आपके ट्वीट की? आज ही आमिर खान की तस्वीर की चर्चा थी और आज आपने टर्की से रिश्तों पर ट्वीट कर दिया। प्योर, अगर आप मेरे ट्वीट को टैग करेंगे तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो पहले भी ट्वीट किया है टर्की के बारे में और मलेशिया के बारे में। अरे भाई, या तो मेरे हैंडल से या मेरा कोई सहयोगी, और होगा तो मैं ओन अप कर लूंगा, मुझे तो वास्तव में इसका इल्म भी नहीं था। मैं अगर सच बोलूं आपसे तो मुझे आमिर खान का विषय का इल्म नहीं था।
मैंने तो कोई आर्टिकल पढ़ा था टर्की के वक्तव्य के बारे में, एर्डोगन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में 1-2 दिन पहले कुछ कहा था, उसके बारे में मैंने कैजुअली ट्वीट किया। और इस पे छुपाने की, डरने की क्या बात है? अगर मुझे लगेगा कि कल आमिर खान किसी गलत आदमी से मिल रहा है तो मैं कह दूंगा, ये कोई गलत बात नहीं है कहनी। और नहीं तो आमिर खान एक नागरिक है, स्वतंत्र सिटीजन है, किससे मिले किससे नहीं मिले। और एक चीज बताइए आप कि आपके कोई चीनी दोस्त हैं कि नहीं है? आपके कोई टर्किश दोस्त हैं कि नहीं है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपके, अगर मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ टर्की का और मलेशिया का, इसका मतलब नहीं कि मैं चीनियों को और टर्किश को जाके थप्पड़ मार दूंगा। पर सर आप, अब तो आपको सारा किस्सा पता है ना, अब तो बता दीजिए आमिर खान को मिलना चाहिए था नहीं? मेरे को है कौन किससे मिले, एक नागरिक की हैसियत से। आमिर खान न हमारे दूत हैं, न हमारे सांसद हैं। वैसे तो सांसद को मिलने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सांसद एक कुछ तो कुछ औपचारिक स्टेटस रखता है, तो वहां झिझक हो सकती है। न दूत हैं, न सरकारी अफसर हैं। गलत सही का इल्म उनको होना पड़ता है, मेरे को इस पर ट्वीट करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर आमिर खान कल दाऊद इब्राहिम से मिलना शुरू कर दे, देखिए मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ लॉजिक में, मैं आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन का उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि सिर्फ वही चीज हो जो आप चाहते हैं वो मैं बोलूं। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा आपका। ये निश्चित है कि कल कोई क्रिमिनल से मिलेंगे आप, या गले मिलेंगे किसी ऐसे तत्व से जो भारत विरोधी है, लेकिन ये तो देश में उनके कई दोस्त हो सकते हैं, मेरे खुद के कई दोस्त हैं ऐसे। नहीं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना चाहिए। मैं आपका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा। आमिर खान इस देश के पोस्टर बॉय हैं, जहां जाएंगे देश का नाम साथ जाएगा। अगर यहां कहेंगे परिवार को डर लगता है और टर्की जैसे देश में जाके फोटो खिंचाएंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना। देखिए, मैं ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा इस बार, मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं मिलूं या न मिलूं, मैं कोई वक्तव्य दूं या न दूं, वो स्वतंत्र अधिकार जिस प्रकार से मेरा है उतने ही पुरजोर तरीके से मैं समर्थन करूंगा उसी स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र का आपके अंदर। जब तक आप कोई गैरकानूनी या राष्ट्रविरोधी काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपके इस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हाँ, एक बात जरूर है कि शायद मैं होता तो मैं कुछ और करता, लेकिन ये कहना कि भाई आप मिल लिए इसलिए आप राष्ट्रविरोधी, बिल्कुल गलत है। तो ठीक था आमिर खान का मिलना? मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं समर्थन कर मामलों में वोल्टेयर के शब्दों का समर्थन करता हूं। वोल्टेयर ने कहा था कि आई विल ओपोज यू विग्रेसली बट डिफेंड योर राइट टू स्पीक कॉन्ट्री टू व्हाट आई थिंक। ये मुद्दा बिल्कुल ये नहीं है कि क्या आप आमिर खान को प्रतिबंधित कर सकते हैं, वो क्या करें, क्या बोलें, किससे मिले। ठीक, साथ साथ वो मुद्दा नहीं हो सकता जरूरी कि आप भी वैसा ही करें या समर्थन करें उनका जो कर रहे हैं वो। उनके स्वतंत्र अधिकार है, उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। हाँ, मैं विरोध करता हूँ टर्की का और मैं विरोध करता हूँ मलेशिया का, मैं सांसद भी हूँ। चलिए, धन्यवाद अभिषेक मनु सिंघवी आने के लिए। सोनम महाजन, अब सवाल यह कि अगर अक्षय कुमार गए होते मिलने तब भी आपका विरोध उतना ही रहता जितना आज आमिर खान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सारा शाह कह रहे हैं विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका नाम आमिर खान है और कोई वजह नहीं है। बोलिए। रोहित जी, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, मेरा उतना ही विरोध होता। अगर अक्षय कुमार जी जाके टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलते तो मेरा भी उतना ही विरोध होता। रही बात मनु सिंघवी जी की, बहुत अच्छे से बैलेंस उन्होंने कर दिया। एक चीनी, एक टर्किश दोस्त होने में और जाके टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने में बहुत अंतर है। वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके जो पति हैं वो वहां के स्टेट हेड है। उनका जो स्टैंड है इंडिया के विरोध, आप उनकी पत्नी को मिलना और एक सामान्य चीनी से दोस्ती होना या एक सामान्य तुर्की के आदमी से दोस्ती होना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लाइक आई सेड, अगर वो वहां जाके शूटिंग कर रहे होते या अपने पर्सनल हॉलिडे कर रहे होते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि आमिर जी ने खुद ये मीटिंग मांगी है, क्या वो उनके काम से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड है? भारत में इतने लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस पे काम कर रहे हैं। आमिर खान जी कितने लोगों को बुला के उनसे मिलते हैं, और वो भी ऐसे समय पे जब उन्हें पता है कि इसके ऊपर बैकलैश होगी। इसका मतलब या तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या दूसरा कारण ये है कि वो चाहते हैं कि इसमें बैकलैश हो, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और फिर वो फिर से एक इंटॉलरेंस की एक नई डिबेट शुरू कर दे। कहीं ना कहीं कुछ तो है। और एक लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगी, गौरव जी हैं यहाँ पे, सरकार के प्रतिनिधि है वो।
तो जैसे मनु सिंघवी जी ने कहा, अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि हम तो एज सामान्य नागरिक हम उनको सिर्फ इस बात पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये देश के लोगों को खलता है। क्योंकि अभी रिसेंटली शाहरुख जी के भी टोनी अशाई नाम के व्यक्ति के साथ लिंक्स निकले, उनके साथ वो बिजनेस करते हैं, जो आदमी खुले में जाके इंडिया के अगेंस्ट बोलता है। तो आप भी एनआईए की जांच करवाइए ना, आप इन लिंक्स को प्रोब करिए। ठीक है, सिर्फ बोलने से क्या होगा। ओके, गौरव भाटिया के पास उसके पहले सारा कुछ कहना चाह रही है। सारा शाह, अभी तो फोटो आई जिसका विरोध हुआ तो आप इतनी नाराज हो गई, ये जो कह रही है कि जांच करवा लो, एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, उसके बाद तो और बवाल हो जाएगा एकदम कि देखो ये जानबूझ के निशाना बना रहे हैं क्योंकि मुसलमान है। देखिए बात यह है कि पीएम केयर्स फंड में जब डोनेशन मांगने होते हैं तब तो आप जाएंगे शाहरुख खान के पास, आमिर खान के पास जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका नाम आमिर खान है, शाहरुख खान है, तो लेकिन उनको राक्षस बनाना है। भाई राक्षस, क्योंकि मुद्दा तो बनाना है ना, देश को गुमराह करना है। वो जर्मनी में भी ऐसे हुआ था भाई, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, बहुत कुछ हुआ, पूरा होलोकॉस्ट हुआ, तो वही जो राइट विंग जो है उसी कॉपी पेस्ट कर रहा है। जैसे वो फैसिज्म था जर्मनी में जो होलोकॉस्ट हुआ था, वो राइट विंग वही कॉपी पेस्ट कर रही है, और वो माइनॉरिटीज को चाहती है कि वो लोग टॉर्चर करके रखा जाए, तो हमें किसी और ही धर्म के लोग दिख रहे हैं, तभी तो ये बना रहे थे ये लोग एनआरसी डिटेंशन कैंप में प्लान था पूरा बताया कि नागरिकता, अरे भाई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ये नागरिकता के ऊपर, नागरिकता कानून पे वो प्रोटेस्ट चल रहे थे। दिल में तो बहुत ये लोग खुश थे कि चलो देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है अंदर से इन लोगों को कुछ सफर कर रही है। बहुत ही शर्म की बात है। आप क्या बांग्लादेशी है? आप क्या बांग्लादेशी है? आपको एनआरसी और सीएए से क्या डर है? आप क्या बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी? मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है। भारतीय मुसलमान को कैसे डर है? डिस्क्रिमिनेटरी था तभी यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे, तभी जो इसको लेके यूरोपियन यूनियन में 154 पार्लियामेंट। नहीं, लेकिन मसला, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड गौरव भाटिया को लाता हूं। ये बात आप रिपीट करिए, सारा आपने पहले भी बोली ये बात। मैं एक सेकंड एक सवाल ला रहा हूँ ना गौरव भाटिया, जिस समय हम बैठ के ये बहस कर रहे हैं और उसमें सीए एनआरसी का जिक्र आ रहा है, वो शाहीन बाग जो कि रोहित जी एक छोटी सी बात आप पूरा कर लीजिए फटाफट, समय का पूरा कीजिए। आराम गौरव आपके पास। रोहित जी, मैं सायरा जी से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा देश है, अमेरिका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आप बिना कागजों के नहीं जा सकते। भारत को क्या आपने धर्मशाला समझ के रखा है? देखिए आप मुझे और एनआरसी पे डिबेट नहीं है। अभी एक सेकंड वापस आते हैं, ठीक है? ये प्रजातंत्र है। ओके, प्रजातंत्र है ना, इसीलिए सायरा जी प्रजातंत्र है, इसीलिए वो आपसे बात कह सकती हैं, आप उनसे बात कह सकती हैं। दोनों ने कह ली अपनी बात, दोनों ने सुन ली एक दूसरे की बात, अब झगड़ा थोड़ी करना इस पर। एक सेकंड गौरव भाटिया, जिस वक्त बहस सीए एनआरसी पर चली गई है, वो शाहीन बाग जो पूरे देश में चर्चा में रहा, वहां के कितने सारे लोग कल आप ही की पार्टी में शामिल हो गए आकर। तो क्या समझे, सबने कबूल कर लिया बीजेपी को, सबने कबूल कर लिया सीए एनआरसी को। और क्या आमिर खान एर्दोआन से मिल रहे हैं या उनकी पत्नी से मिल रहे हैं, इस बात का इससे लेना देना है कि सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था? सबसे पहले तो देखिए, सारा जी ने जो बात कही मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। इन्होंने कहा जब पीएम केयर में चंदा लेना होता है, पीएम केयर में चंदा लेने कोई भीख नहीं मांगने जाता, अपने देश के लिए जो भारतीय है, जिसके दिल में भारत है, वो चंदा देता है। इनको चुप करा लीजिए, बहुत बदतमीजी करती है आज डिबेट में। अब इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये कमजोर वक्ता है, इनको चुप करा लीजिए प्लीज। रोहित जी इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा, वरना बोलिए, वो चुप हो गई, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले तो इनकी ये सोच हो सकती है कि पीएम केयर में चंदा मांगा जाता है। पीएम केयर में भारतीय अपनी इच्छा अनुसार चंदा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारतीयों के हित के लिए काम आए। इन्होंने बार बार कहा आमिर खान के नाम के आगे खान लगा है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। जब 2003 और 2010 में पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया, तब खान नहीं लगा हुआ था। हम लोग उनकी पिक्चर देखते हैं, हर भारतीय देखता है, उनकी सराहना करता है, रोल मॉडल मानता है, तब खान नहीं लगा था। अगर खान कब के बारे में आपने सुना होगा, खान लगा है तब इनको दिक्कत नहीं हुई। और इन लोगों को डर तब नहीं लगता है जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से 2 लाख को निकाल दिया जाता है,
मुंबई ब्लास्ट होता है, इनको डर नहीं लगता है, लेकिन आमिर खान की बीवी को डर लगता है भारत में। नहीं सर, टॉपिक तो सीए एनआरसी में नहीं था ना। ठीक है गौरव सरकार आ जी, जाती है। गौरव जी, कहता हूं, बतौर सरकार इनको चुप करा को, बतौर सरकार में बैठी पार्टी के प्लीज चुप प्रवक्ता, करा ली। क्या आज आप ये कहेंगे कि सरकार को आमिर खान का एर्दोगन की पत्नी से मिलना पसंद नहीं आया? एक, और दो, भारत सरकार अपने देश के किसी भी ऐसे चेहरे का, किसी भी ऐसे प्रतिनिधि का तुर्की के किसी नेता या किसी बड़े आदमी से मिलना पसंद नहीं करती? गौरव भाटिया, फटाफट से लास्ट कमेंट। बिल्कुल, पहली बात तो मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने कहा सरकार को चलाने वाली पार्टी के मुझे गर्व है। प्रवक्ता, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों की बात कर चुका हूं। आप देश के हित में कार्य करेंगे। मैंने एक बड़ी बात आपके चैनल पे कही कि आमिर खान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है देश के प्रति। ठीक सर, चलिए समय खत्म हो गया गौरव जी, माफी चाहते हुए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमने जो सवाल लोगों से पूछा, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी से आमिर खान का मिलना गलत है? जो लोगों ने जवाब हमें दिए उसमें 85%, 85% लोगों ने कहा हाँ उनका मिलना गलत था, जबकि 15% लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। जनता की राय साफ। एक छोटा सा ब्रेक, ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर